नमस्कार दोस्तों, क्या हमने कोहिनूर को कालिख लगा करके उसे हमने कोयला बना दिया, उसको बदनाम कर दिया? और क्या हमने कोयले को चमका करके उसमें चमकीला लगा करके उसे हीरा बता दिया? जी हां, शायद हमने यही किया है और इसीलिए हम झूठ के बोलबाला है और सच्चे का आज मुंह काला है। यही तो हो रहा है। नरेंद्र मोदी फ्री की वाहवाही ले रहे हैं, अपने कटआउट लगवा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने कौन सा युद्ध जीत लिया या कौन सा क्या कर लिया। उरी से लेके अब तक इतने आतंकी हमले हुए, किसी में भी एक में भी किसी आतंकी को न वो पकड़ सके, न मार सके, न कोई बदला लिया जा सका। वो कहते थे एक सर के बदले 10 लाएंगे, 10 छोड़िए, 2 भी नहीं ले आप। यह हालत इन्होंने देश की कर दी है। उल्टा दे जरूर आए हैं 10। जब यह हाल कर दिया हो तो आप क्या उम्मीद करें? आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 22 अप्रैल को हमारे देश के निर्दोष पर्यटक और कुछ और दूसरे नागरिक मार दिए गए। 28 लोग मार दिए गए बुरी तरीके से। उनको मारने वाले कहां चले गए? आसमान निगल गया, धरती खा गई, पाकिस्तान चले गए, अफगानिस्तान चले गए या हिंदुस्तान? पहलगाम हमले को 1 महीना हो गया। आज भी इस हमले में शामिल आतंकी मारे नहीं गए। किसी को नहीं पता कि ये आतंकी कहां गए। क्या इन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई? इस हमले के पीड़ित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार बताए कि इन आतंकियों को कब मारा जाएगा। कहां है पता नहीं है। वो 4 आदमी को खोज नहीं पा रहे हैं और बता रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब उसे चुनाव प्रचार की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बीकानेर में जाकर के कहता है मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है। मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तब मुझे आता है अरे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, तुरंत ऑपरेशन कराइए, तुरंत सही कराइए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंदूर का रासायनिक जो सूत्र है वो PB3O4 है, यानी लेड टेट्रा ऑक्साइड। ये ब्लड में चला गया तो आदमी तुरंत मरेगा, कोई बचा नहीं सकता है। तो नरेंद्र मोदी को बता दो सिंदूर रगों में नहीं बह सकता। यदि सिंदूर रगों में बहेगा तो निपट जाएंगे। अवतारी बनने का उनका सारा जितना ड्रामा है वो खत्म हो जाएगा। जी हां, लेकिन उनके भक्तों से जरूर पूछना चाहूंगा और उनसे और उनके मंत्रियों से पूछना चाहूंगा, भैया पीओके ले आए क्या? क्यों नहीं हिम्मत पड़ी तुम्हारी और तुम्हारी सेना की, तुम्हारे किसी की, कि पाकिस्तान की धरती पे एक कदम रख देते, पीओके पे कदम रख देते? घर से बैठ के आप मिसाइल चला रहे हैं, घर से बैठ के वहां से मिसाइल चलाई जा रही है। दोनों लोग कह रहे हैं बड़ा भारी हमने काम कर दिया। कौन सा क्या काम कर दिया? आतंकी एक मारा नहीं गया। जो पठानकोट के या पुलवामा के या उरी के या पहलगाम के जो भी मुल्जिम है, कोई एक नहीं मारा गया। जब एक मारा नहीं गया, ये 4 मारे नहीं जा पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं, तो कौन सी कहानी बता रहे हैं? साहब, नेहरू को, इंदिरा को या किसी को कोसने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो शिमला समझौता किया था उससे बेहतरीन समझौता नहीं हो सकता। और भारत पाकिस्तान का युद्ध वो पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर हो रहा था। वहां जहां हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे, हम यह कह के लड़ रहे थे कि हम बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए हम लड़ रहे हैं, और यह कह के हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया था। तो समझौता उस पर हो रहा था। हमने 93,000 सैनिकों की जो है सरेंडर कराया और फिर उनको घुटनों पे बैठाया
हथियार डलवाए और फिर उनसे सलामी ली, यह हुआ था। आप करा लें एक बार भी, दिखा दीजिए, संभव नहीं है। और रही बात, टेबल पर बातें अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत होती हैं। पीओके है, वह अंतरराष्ट्रीय विषय के तौर पे था। उसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो देशों के बीच का विषय बनाया, यह सफलता थी। और यह सफलता थी कि उन्होंने पाकिस्तान के कराची के सारा जितना उनका नौसेना का पूरा सब खत्म कर दिया था उनके सेंटर को। तो यह बड़ी सफलता थी, घुटने पे ला दिया था पाकिस्तान को। तो कोई कह दे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते, किसी दूसरे देश में ऐसे कब्जा नहीं होता है। ये भाजपाई ही मुंह से कब्जा करते हैं और बकबक करते रहेंगे। जब मौका आएगा तो डर के सबसे पीछे भाग जाते हैं, और वही हुआ है। आप देख लीजिए, जिस तरह की स्थिति थी तब भी इंदिरा जी का दुनिया में विरोध हो रहा था, इतना कड़ा विरोध हो रहा था। नरेंद्र मोदी का तो कोई विरोध ही नहीं हुआ, सब शांत खड़े थे। और तब भी इंदिरा गांधी ने कर लिया था। यहां जब शांत खड़े थे, दोनों को कह रहे थे बराबर बराबर, तब भी नहीं आप कर सके, तो शर्म आनी चाहिए आपको, पहली बात ये। फिर पंडित नेहरू के लिए कहते हैं कि उन्होंने पीओके दे दिया, उन्होंने अक्साई चीन दे दिया। तो साहब पहले उसका सच जान करता है। एक हिस्सा कि कंट्रोल में है, पीओके हमारा था कब, जो हमने दे दिया। और दूसरा, यदि आप याद करिए, भारत की आजादी के पहले आते हैं हमारे 16 अगस्त 1946 को कश्मीर, जब बलराज मधोक के नेतृत्व में इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, मुस्लिमों पर हमले हो रहे थे जम्मू में, और यह कहा जा रहा था कि जम्मू बस भारत में आ जाए, बाकी जाने दीजिए, पाकिस्तान में जाने दीजिए, क्योंकि वहां मुसलमान थे। मतलब है वो तो जाने दीजिए कह रहे की टेरिटोरियल क्लेम से नहीं, तो ये वो लोग हैं, ये संघ के लोग, और ऑन ग्राउंड कंट्रोल एरिया से। और जब होती है देश आजाद हुआ, यही वजह थी कि उस समय प्रिंसी स्टेट था कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बॉर्डर है, वो न भारत का था न पाकिस्तान का था। एक हिस्सा तो उसके लिए था कि वो जिससे भी जैसे चाहे वैसे संधि कर सकता है। यूनियन टेरिटरीज आते हैं। उस स्थिति में उसने पाकिस्तान के साथ संधि की, का एक हिस्सा भारत के साथ नहीं की। आते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की रणनीति के कारण, कश्मीर, जिस तरह से उन्होंने शेख अब्दुल्ला को मनाया, और उन्होंने वहां के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ जाना चाहिए, यानी पीओके भी बोलते हैं। सोचिए आप कितनी बड़ी बात। और यह कह के पंडित नेहरू ने वहां बवाल क्रिएट किया, और उसके बाद करती है पाकिस्तान ने पश्तूनों के साथ में सेना भेज दी, मिलिटेंट के साथ में सेना भेज दी, और भारत की उस पे पूरा कब्जा कर लिया था। एक्चुअल इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर ही चाहे जितना श्रीनगर तक कब्जा हो गया था। तो इससे आप जान लीजिए वो सारे इलाके कब्जा हो गए थे, जिनको आज आप कहते हैं पुंछ, राजौरी और ये सारे इलाके। तो ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि ये, तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की सेना और पश्तूनों ने भारत के इस, तब वो भारत का हिस्सा नहीं था, कश्मीर के इस पूरे हिस्से में कब्जा कर लिया था, जम्मू के भी हिस्से में कब्जा कर लिया था। तब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह भारत के साथ समझौता करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हम भारत के साथ शामिल होंगे, ये हमारी शर्तें रहेंगी। और तब भारत ने इंटरफेयर किया था, तब 27 अक्टूबर को भारत की सेना गई थी, यानी तब तक सब कब्जा हो चुका था। तो नेहरू ने कुछ नहीं दे दिया। और उस समय नेहरू थे क्या? आज जो हालत उमर अब्दुल्ला की है, जैसे वो मुख्यमंत्री हैं पावरहीन मुख्यमंत्री, वैसे ही पंडित नेहरू थे। 1935 के इंडिया एक्ट के तहत भारत की सरकार चल रही थी। भारत का और पाकिस्तान का दोनों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और सेनाओं का कमांडर इन चीफ लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना दोनों का फील्ड मार्शल कौन था? क्लाउड ऑचिन लेक। और क्लाउड ऑचिन लेक उस समय भारत की और पाकिस्तान दोनों की सेना का फील्ड मार्शल था। और आपको यह भी जानना चाहिए
कि उस समय सेना अध्यक्ष कौन था? तो पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष था जॉन केरी और भारत की सेना का जो अध्यक्ष था वो था लॉकहार्ट और बाद में राय बूचर बना। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि दोनों जगह अंग्रेज सेना अध्यक्ष थे, फील्ड मार्शल अंग्रेज था, दोनों का एक था, और कमांडर इन चीफ दोनों सेनाओं का एक था। तो यहां जो चीजें होती थी वहां पता चल जाती थी, वहां होती थी यहां पता चल जाती थी। तो पंडित नेहरू का इससे बड़ी भूमिका हो नहीं सकती थी। इतनी बुरी स्थितियों के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के हाथ में गए हुए कश्मीर के इस हिस्से को भारत में मिलाया, और यह युद्ध कोई एक दिन नहीं चला था। 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ यह युद्ध 31 दिसंबर 1948 तक चला था। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ था। तो यह जान लीजिए इतना लंबा युद्ध उस समय भारत लड़ रहा था जब गरीब भूखमरा मरा हुआ देश था, न पैसे थे, कर्ज में दबा हुआ था, बुरी स्थिति थी, प्लेग फैला हुआ था, तमाम तरह की महामारियां थी, बेरोजगारी थी, बहुत सारे संकट थे। उन सब के बीच में एक करके दिखाया था। उस वक्त में पंडित नेहरू भाखड़ा नागल व्यास की उसकी भी वो रख रहे थे, नींव रख रहे थे, और न जाने क्या क्या कर रहे थे, चंडीगढ़ बना रहे थे, देश के तमाम हिस्सों के लिए काम कर रहे थे। और आप कहते हैं पंडित नेहरू ने ये नहीं किया। और फिर आ जाइए, अब आक्साई चीन पे भी बात कर लेते हैं। आक्साई चीन को देख लीजिए, उस नक्शे को देख लीजिए जो मुगलिया सल्तनत का नक्शा था। सबसे बड़ी सल्तनत जो आज तक भारत के इतिहास में रही है वो औरंगजेब के शासनकाल में रही है, जो अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक थी, लेकिन उसके राज में वह आक्साई चीन का हिस्सा शामिल नहीं था। इसलिए कह रहा हूं कि जान लीजिए, एक भी राजा आज तक आक्साई चीन गया हो, एक भी वहां लड़ाई लड़ी गई हो, एक भी कोई तारीख हो तो बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। तो आक्साई चीन जिसपे खुद राजा हरि सिंह नहीं जा सके, जिन्होंने उसको दिखाने की कोशिश की, और आप कहते हैं वो नेहरू ने उन्हें दे दिया। आक्साई चीन जहां कोई कभी नहीं गया। तो विवाद कहां से खड़ा होता है साहब? आप नक्शे देखिए ना, ब्रिटिश शासनकाल का भी नक्शा देख लीजिए, मौर्य शासनकाल का भी नक्शा देख लीजिए, और औरंगजेब के शासनकाल का भी नक्शा देख लीजिए। तो सारे नक्शे आप देख लीजिए, और जब ये आप वो भी नक्शा देख लीजिए, मराठाओं का राज था वो भी देख लीजिए, तो कहीं पर भी आपको आक्साई चीन भारत में नहीं मिले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन स्क्वायर किलोमीटर पंडित नेहरू ने आक्साई चीन के बारे में 1915 में जो कश्मीर के राजा का एक रेफरेंस था, उस रेफरेंस का बहाना लेकर, जिस रेफरेंस में नेपा और जम्मू कश्मीर का उसके अलावा आक्साई चीन यह भारत में दिखाया, उसका बहाना लेकर के एक लकीर खींची, ब्रिटिश एम्पायर से आजादी और वह जो लकीर बनाई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नेपा, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, वहां नेहरू ने मैकमोहन लाइन बनाई। उस लाइन के आधार पर उन्होंने कहा कि यहां से पूरा जो यह भारत का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर के उस हिस्से में जो आक्साई चीन का है, उधर उन्होंने जॉनसन लाइन बनाई, और उस जॉनसन लाइन के आधार पर कहा कि यह भारत का हिस्सा है। और 1954 में एक नया नक्शा बनाया, उस नक्शे में यह सब भारत में दिखाया, और इसके जरिए उन्होंने चीन पर दबाव बनाना शुरू किया कि यह हिस्सा हमारे पास आए, भारत की सेनाएं आगे तक भेज दी। और उसका यह नतीजा यह हुआ कि अच्छे रिश्ते थे, तो अच्छे रिश्तों को कंटिन्यू रखने के लिए चीन ने कहा चलिए एक समझौता कर लेते हैं। चाउ को भेजा गया, चाउ भारत आया, तो यहां पर जो ये दक्षिणपंथी और कम्युनिस्ट एक होकर के खड़े थे, नेहरू का सिर फोड़ रहे थे। वो सब बोले कि अरे ऐसे कैसे लड़के ले लेंगे, ये कर लेंगे। तो हमारे कृष्णा मेनन जो ये सहमत थे, जो प्रस्ताव पेश कर चुके थे कि हम समझौता कर लें, मैकमोहन लाइन वो मानने को तैयार है,
और जॉनसन लाइन को लेकर के हम समझौता कर लेते हैं तो टेबल पे ये चीज सॉल्व हो जाएगी और हमें हासिल ही होगा, नुकसान नहीं होगा, कोई हानि भी नहीं होगी। और इस पर सहमति बनी और ये जब प्रस्ताव आया तो चाउ से बात करने को बात नहीं करने दिया गया, बवाल खड़ा कर दिया गया। और नतीजा क्या हुआ? वही चीन जो दोस्त था उसने कह दिया कि आप तो धोखा दे रहे हैं। और धोखे की बात आने के बाद में फिर जो हालात बने, जिस तरीके से 1961 में पंडित नेहरू ने गोवा को सेना भेज के और जीत के भारत के साथ मिला लिया था, तो बड़े मनोबल बढ़े हुए थे, नहीं हमारी सेना ये कर देगी, लड़ जाओ। लड़ गए साहब, और जब लड़ गए तो हालत बिगड़ गई, क्योंकि था आपके पास क्या। और अंततः आपको हार का सामना करना, यह उन लोगों के कारण था, यही संघियों के कारण, इन्हीं कम्युनिस्टों के कारण और कांग्रेस पार्टी में महावीर त्यागी जैसे बैठे नेताओं के कारण, और भारत को बुरी स्थिति देखने को पड़ी। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। बहरहाल चाइना ने भारत की, पंडित नेहरू की कूटनीति का असर यह हुआ कि चाइना वापस अपनी उसी जगह पहुंच गया जहां वो था। हमारे पास फिर भी एक्स्ट्रा रह गया। तो जो लोग ये कहते हैं अक्साई चीन दे दिया, उन्हें यह सच जानना चाहिए। पढ़िए, आप कृष्णा मेनन को ही पढ़ लीजिए, दूसरों को पढ़ लीजिए, तो पढ़ना सीखिए। तो झूठ कुछ भी बोलेंगे और आरोप लगाएंगे। पंडित नेहरू एक कोहिनूर हीरा थे। इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी ने किया वही नेफा, चीन के मुंह से छीन के भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया, कोई जनहानि नहीं होने दी। और इंदिरा गांधी ने बगैर जनहानि हुए चीन के हाथ से सिक्किम छीन के भारत का राज्य बना दिया था। 15 मई 1975 को एक्सेप्ट हो गया था, संसद में स्वीकार हो गया था। अप्रैल में हमने उस पर कब्जा ले लिया था। तो अब आप इससे समझ सकते हैं, इतना सब कुछ करने वाले जो हीरे थे, कोहिनूर थे, उन पर हमने कालिक पोती और उन्हें खराब बताया। और जो असल में डरपोक हैं, जिनकी यह हिम्मत नहीं हुई कि पीओके में घुस जाएं, जिनकी एक हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान में घुस जाएं, यहां से इन्होंने मारा ठा, उन्होंने मारा वहां से ठा, ये ड्रोन आया, वो ड्रोन आया, कंप्यूटर का गेम जैसे चल रहा हो वैसे करके, और बता रहे हैं कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। भैया इलाज करा लो, मर जाओगे 2 मिनट में। सिंदूर लेड होता है, इतना खतरनाक है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। तो ये फर्जी लप्पाजी करना छोड़िए, चुनाव प्रचार के लिए दूसरे तरीके अपनाइए। कभी शहीदों के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी किसी नाम पे मांगेंगे। लाशों की राजनीति करना बंद कीजिए, बहुत हो गया, शर्मनाक है। जय